हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी पाठशाला में। फ्रेंड्स, हमने आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक संग्रह शुरू किया था, जिसका आज 16वां भाग लेकर के आया हूं आप लोगों के सामने। चलिए शुरू करते हैं 16वां भाग। तो 16वां भाग का पहला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम क्या है। तो पहली सुपरफास्ट ट्रेन का नाम है डंकन क्वीन। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं। तो ये रहा कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन डंकन क्वीन एक्सप्रेस है। इसे हिंदी में डंकन की रानी या मराठी में डंकन चिरानी भी कहते हैं। यह ट्रेन जो है 1 जून 1930 को पहली बार महाराष्ट्र की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र की सांस्कृतिक राजधानी पुणे के बीच चली थी। मुंबई से पुणे, बम्बई से पुणे 1 जून 1930 को चली थी। यह लंबी दूरी की पहली ट्रेन थी जो बिजली के इंजन से चली थी। याद रहे कि बम्बई से पुणे और बम्बई से इगतपुरी तक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन 1925 में ही हो चुका था। तो इस ट्रेन की मुख्य मुख्य बातें जो हैं कि ये जो है ना मुंबई से पुणे के बीच 192 किलोमीटर का सफ़र जो है 2 घंटे 45 मिनट में पूरे करती थी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक से चलने वाली इंजन इसमें लगी हुई थी। दूसरी ओर इससे पहले स्टीम इंजन चलती थी, जिससे यही दूरी 6 घंटे में तय करना पड़ता था। तो भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन जो है डंकन क्वीन है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी यहाँ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय छात्रों में वैज्ञानिक प्रकृति और नवकरण निर्मित करने के लिए ATL लैब की शुरुआत की गई है। ये क्या है? अटल टिंकरिंग लैब है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं कि बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने के लिए मकसद से नीति आयोग ने अटल इनोवेशन मिशन के तहत अटल टिंकरिंग लैब का देश भर में प्रयोग शुरू किया है। अटल टिंकरिंग लैब बच्चों को 21वीं शताब्दी के जरूरी स्किल और उससे मुखातिब होने का स्किल और उससे जो रूबरू होना है, अवगत होना है, मुखातिब होने का मौका प्रदान करेगा। शिक्षा व्यवस्था के पहले योगदान से ही उन्हें प्रोफेशनल और पर्सनल स्किल को साधने का उपयुक्त मौका देता है। केंद्र की मोदी सरकार ने न्यू इंडिया के सपनों को पूरा करने के लिए ये सबसे बड़ा कदम है। अटल टिंकरिंग लैब भारत सरकार द्वारा देश की शिक्षा व्यवस्था में पैराडाइम शिफ्ट लाने के मकसद से लॉन्च किए गई थी। स्टूडेंट्स के बीच इनोवेशन, क्रिएटिविटी और वैज्ञानिक पहलुओं को बढ़ावा देना इसका मुख्य मकसद है। ठीक है, चलिए और इसका विस्तृत जानकारी दिया हुआ है कि ये जो है ना इसमें किसका किसका योगदान है। तो एडोबी, अमेजन, इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और IBM जैसी दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय टेक कंपनी मोदी सरकार की अटल इनोवेशन मिशन के तहत साझेदार है और इसी योजना के तहत अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत की गई है। यह लैब 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के नए तकनीकों से छात्रों को रूबरू होने का अवसर देता है। चलिए अगला प्रश्न है कि पित्त डैश द्वारा स्रावित होता है। तो पित्त जो है यकृत के द्वारा स्रावित होता है। चलिए आइए इसका फंक्शन पूरा पढ़ लेते हैं कि यकृत या जिगर या कलेजा जिसको या लीवर जिसको हम कहते हैं, वो शरीर का अंग है जो कि कशेरुकी प्राणियों में पाया जाता है। इसका कार्य जो है विभिन्न चयापचयों को डिटॉक्सिफाई करना और प्रोटीन को संश्लेषित करना, पाचन के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाना है। मनुष्य में यह पेट के दाहिने ऊपरी हिस्से में डायाफ्रेम के नीचे स्थित है।
और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो पित्त है, यह जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, जो कि पित्त का निर्माण करती है। पित्त, आइए, पित्त जो है यकृत वाहिनी उपतंत्र तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहणी और तथा पित्ताशय में चला जाता है। पाचन क्षेत्र में अवशोषित अंतरारस के उपापचय का यह मुख्य स्थान है। इसके निचले भाग में नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे क्या कहते हैं? पित्ताशय कहते हैं। यकृत के निचले भाग में नाशपाती आकार की एक थैली होती है, जिसको हम लोग पित्ताशय कहते हैं। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में ही संचित होता है। यकृत के द्वारा जो स्रावित पित्त रस जो है कहाँ? पित्ताशय में संचित होता है। और चयापचय में इसकी अन्य भूमिकाओं में ग्लाइकोजन भंडारण का विनियम, लाल रक्त कोशिकाओं का अपघटन और हार्मोन का उत्पादन शामिल है। तो अभी हम लोग जो है पढ़ रहे थे कि पित्त किसके द्वारा स्रावित होता है, तो यकृत के द्वारा। यहाँ जब हम पूरा पढ़े हैं तो यहाँ पर सबसे लाइन देखे हैं कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित होता है। तो यकृत द्वारा स्रावित रस क्या है? पित्त है। यहाँ दिया है यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस, और पूछेगा कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस कहाँ संचित होता है, तो पित्ताशय में। आइए, इसीलिए हम पित्त वाला भी पार्ट लिए हैं यहाँ कि शरीर रचना विज्ञान एवं पाचन के संदर्भ में पित्त कैसा होता है वो पढ़ लीजिए। गहरे हरे या पीले रंग का द्रव है जो पाचन में सहायता पहुंचाता है। यह कशेरुक प्राणियों के यकृत लीवर में बनता है। यह कहाँ बनता है? पित्त, अभी पढ़े हैं कि पित्त जो है वो पित्ताशय में जमा होता है, संग्रहित होता है, संचित होता है, लेकिन बनता कहाँ है? यकृत में। यकृत में बनता है। तो पित्त बनता कहाँ है? यकृत में बनता है। यही दिया है कि कशेरुक प्राणी के यकृत में बनता है। मानव के शरीर में यकृत द्वारा पित्त का सतत उत्पादन होता रहता है। मानव के शरीर में लीवर के द्वारा पित्त का कंटिन्यू जो है ना उत्पादन होता रहता है, जो कि पित्ताशय में एकत्र होता है। कहाँ बनता है? यकृत में पित्त, और जमा होता है कहाँ? पित्ताशय में जमा होता है। इसका पीएच वैल्यू बार बार पूछ सकता है, 7.7। तो पित्त का जो पीएच वैल्यू है वो 7.7 है। अब देखिए पित्ताशय को भी एक लिए है कि पित्ताशय एक लघु गौर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन की क्रिया में सहायता करता है, और यकृत में उत्पन्न हुए पित्त का भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में। तो बार बार पढ़ लिए कि यकृत जो है, यकृत के द्वारा पित्त का निर्माण होता है और उसका वहाँ से स्रावित होकर के उसके नीचे एक थैली लगी होती है, उस थैली में जमा होता है। उस थैली को हम लोग पित्ताशय बोलते हैं। वो पित्ताशय किस आकार का होता है? तो नाशपाती के आकार का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री? तो कंप्यूटर चिप। Footloose industry is a general term for an industry that can be placed and located at any location without effect from factor of production such as resources, land, labor and capital. तो डायमंड है, कंप्यूटर चिप है, एंड मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग आर द सम एग्जाम्पल ऑफ फुटलूज इंडस्ट्री। ये सब फुटलूज इंडस्ट्री के एग्जाम्पल हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि नवंबर 2020 के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन थे? तो एंटोनियो गुटेरेस थे। इसके बारे में जानकारी हम लोग पूरा लेते हैं कि महासचिव संयुक्त राष्ट्र का सबसे प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर महासभा द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है। वह दोबारा भी चुना जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुरूप महासचिव अपनी सहायता के
लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारी का अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। अब देखिए यहाँ संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है ना यहाँ चुना प्रतीक चिन्ह है और अभी जो है 1 जनवरी 2017 से एंटोनियो गुटेरेस जो है ना हम लोगों के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं। संयुक्त राष्ट्र का जो है पढ़िए आगे और भी डिटेल की। महासचिव का कर्तव्य क्या है? अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाना, शांति रक्षा कार्यों का प्रबंध करना, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा परिषद प्रस्तावों को कार्यान्वयन को जांचना और सदस्य सरकारों से बातचीत करना। 21 मार्च 2005 को महासचिव कोफी अन्नान ने सचिवालय में कई परिवर्तन के प्रस्ताव रखे। उन्होंने वैज्ञानिक सलाहकारों की नियुक्ति, शांति रक्षा सहायता कार्यालय को स्थापित, निर्णय लेने के लिए मंत्रिमंडल को अनुबंधित एवं मध्यस्थता कार्य को मजबूत आदि करने के इरादे से घोषित की गई थी। महासचिव की शक्तियाँ किसी अन्य संयुक्त राष्ट्र अधिकारियों की तुलना में अधिक होती हैं। वह सदस्य राष्ट्रों की सरकारों को सलाह दे सकता है तथा सदस्यों को सुलझाने में अपने पद से जुड़े प्रभाव का इस्तेमाल कर सकता है। वह संगठन की उपलब्धियां और समस्याओं से जुड़ा वार्षिक प्रतिवेदन महासभा के सामने प्रस्तुत करता है। महासचिव किसी विशेष क्षेत्र में विश्व शांति और सुरक्षा को खतरा पहुंचाने वाले मामले पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का ध्यान भी आकर्षित कर सकता है। तो अभी हम लोग जो ये प्रश्न पढ़े हैं कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो कब से कार्यरत है, तो 1 जनवरी 2017 से हैं। उनका कार्यकाल 5 साल का है। अभी जो है ना ये 31 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल है। उसके बाद फिर अगर चाहे तो उनको दोबारा चुना जा सकता है, नहीं तो फिर कोई नए बनेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को विश्व धरोहर स्थल में कब शामिल किया गया? यूनेस्को द्वारा सांची स्तूप को जो है ना 1989 में भारत में यूनेस्को द्वारा जो है सांची स्तूप को 1989 में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। अब आइए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि यूनेस्को जो है विश्व विरासत स्थल ऐसा खास स्थान जैसे वन क्षेत्र, पर्वत, झील, मरुस्थल, स्मारक भवन या शहर आदि को कहा जाता है जो विश्व विरासत स्थल समिति द्वारा चयनित होता है। यह समिति इन स्थलों का देखरेख यूनेस्को के तत्वाधान में करती है। तो यूनेस्को का ये लोगो है। आइए अब इस कार्यक्रम का उद्देश्य विश्व की ऐसी स्थलों को चयनित और संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। कुछ खास परिस्थिति में ऐसे स्थलों को इस समिति द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। अब तक ये जुलाई 2019 तक था पूरी दुनिया में 1121 स्थलों को विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया हुआ है, जिसमें कि 869 जो है सांस्कृतिक, 213 प्राकृतिक, 39 मिले जुले और 138 अन्य स्थल है। अभी तक भारत में ये 39 नहीं 40 विश्व विरासत स्थल है। आइए उसका विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। यहाँ हम इसको एक जगह लाए हैं कि अजंता का गुफा महाराष्ट्र में है। इसको कब बनाया गया? 1983 में विश्व विरासत में शामिल किया गया। उसके बाद आगरा का किला 1983 में आगरा में, ताजमहल जो है ना आगरा उत्तर प्रदेश में, एलोरा का गुफा जो है महाराष्ट्र में है 1983 में ही, कोणार्क सूर्य मंदिर जो है 1984 उड़ीसा में, महाबलीपुरम के स्मारक समूह जो है वो तमिलनाडु में है 1984 में शामिल किए गए हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है उस राजस्थान में है, उसको जो है ना 1985 में शामिल किया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है 1985 में असम में है।
मानस राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो भी 1985 में है, असम में है, शामिल किया गया है। ये सब 1985 में शामिल किया गया। अब आया कि गोवा के गिरजाघर एवं कॉन्वेंट जो है वो भी 1986 में, ये 1986 में शामिल किया गया है। ये गोवा में है। हम्पी, हम्पी को कब शामिल किया गया? 1986 में। कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी 1986 उत्तर प्रदेश में है। खजुराहो 1986 मध्य प्रदेश में है। सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, 1987 में शामिल किया गया है। एंटीफेला का गुफा जो है ना 1987 महाराष्ट्र में है, उसको शामिल किया गया 1987 में। पत पतदकल पतदकल 1987 कर्नाटक में है। महान चोल मंदिर 1987 तमिलनाडु में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान एवं फूलों की घाटी 1988 में, एवं फूलों की घाटी को 2005 में लिया गया है। ये उत्तराखंड में है, इनको शामिल किया गया है। अब ये सांची का स्तूप जो है ना उसको जो है ना 1989 में है शामिल किया गया है, और ये मध्य प्रदेश में है। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है उसको 1993 में शामिल किया गया है। कुतुब मीनार एवं अन्य स्मारक जो है 1983 में शामिल किया गया है, जो दिल्ली में है। भारतीय पर्वतीय रेल दार्जिलिंग वाला जो है 1999 में शामिल किया गया है। बोध गया का महाबोधि मंदिर जो बिहार में है 2002 में यहाँ पर विश्व के धरोहर स्थल में शामिल कर दिया गया है। भीम बेटका शैलाश्रय जो है वो 2003 में शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश में है। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व उद्यान जो है 2004 में शामिल किया गया है, जो गुजरात में है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स जिसको CST बोलते हैं, मुंबई का ये महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, इसको जो है ना शामिल किया गया 2004 में, और यह महाराष्ट्र में है। दिल्ली का लाल किला जो है ना 2007 में शामिल किया गया है, जो कि दिल्ली में ही है। जंतर मंतर जो जयपुर में है उसको 2010 में शामिल किया गया है, जो कि राजस्थान में है। पश्चिमी घाट जो है ना वो 2012 में शामिल किया गया है, जिसमें कि महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल आते हैं। चलिए अगले पृष्ठ में चलते हैं, कुछ और जो महत्वपूर्ण है। राजस्थान के पहाड़ी दुर्ग जो है वो 2013 में शामिल किए गए हैं, जो राजस्थान में ही है। ग्रेट हिमालय जो है ना 2014 में शामिल किए गए हैं, जो हिमाचल प्रदेश में है। रानी का वाव 2014 में शामिल किए गए हैं, जो गुजरात में है। नालंदा महाविहार जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसको 2016 में शामिल किया गया है, जो कि बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो 2016 में शामिल किया गया है, जो कि सिक्किम में है। ली कार्बोजियोर की वास्तुलिपि जो कि चंडीगढ़ में है। ली कार्बोजियोर की वास्तुशिल्प जो कि चंडीगढ़ में है 2016 में शामिल किया गया है। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर जो है इसको जो है जो गुजरात में है उसको 2017 में शामिल किया गया है। बम्बई का विक्टोरिया और आर्ट डेको एन सेम्बल जो है ना वो 2017 में 2018 में शामिल किया गया है, जो कि मुंबई में है। गुलाबी शहर जो जयपुर को बोला जाता है, इसको जो है ना कब शामिल किया गया है? 2019 में। उसके बाद ओरछा और ग्वालियर जो है ना 2020 में शामिल किया गया, जो मध्य प्रदेश में है। धौलावीरा जो 2021 गुजरात में है। अभी उसके बाद भी शामिल किया गया है धुआंधार जो 2021 जबलपुर मध्य प्रदेश में है, और सतपुरा टाइगर रिजर्व 2021 होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है। तो टोटल जो है भारत में विश्व विरासत स्थल जो है 40 नहीं सर, यहाँ 40 बताए थे, वो क्या है? विश्व विरासत स्थल में भारत का 42 विरासत स्थल शामिल है। भारत में कितना विश्व विरासत स्थल का है? अभी तक 2021 तक 42 हैं। साल कौन सा चल रहा है? 21, उसका 2 गुना कर दीजिए तो 42 ऐसे स्थल है जिसको विश्व विरासत स्थल में भारत का 42 स्थल है जो शामिल है। चलिए अब आइए अगला में है कि 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस का फोकस क्या था। तो 2018 का फोकस जो है प्लास्टिक प्रदूषण था। पहले उसका पूरा जानकारी लेते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस विश्व
इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने पर्यावरण के प्रति वैश्विक स्तर पर राजनीतिक और सामाजिक जागृति लाने हेतु 1972 में की थी। इसे 5 जून से 16 जून तक संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित विश्व पर्यावरण सम्मेलन में चर्चा के बाद शुरू किया गया था और 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। आइए और भी इसका विस्तृत जानकारी लेते हैं कि विश्व वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव पर्यावरण विषय पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा आयोजित किया गया था और इसी चर्चा के दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का सुझाव भी दिया गया और इसके 2 साल बाद 5 जून 1974 से इसे मनाना शुरू किया गया था और 1987 में इसके केंद्र को बदलते रहने का सुझाव आया और उसके साथ ही इसके आयोजन के लिए अलग अलग देशों को चुना गया। हर वर्ष 143 से अधिक देश इसमें भाग लेते हैं और इसमें कई सरकारी, सामाजिक और व्यावसायिक लोग पर्यावरण की सुरक्षा और समस्या आदि विषय पर बात करते हैं। पर्यावरण को सुधारने हेतु यह दिवस महत्वपूर्ण है। यहाँ पूरा विश्व रास्ते में खड़ी चुनौतियों को हल करने का रास्ता निकालता है। लोगों में पर्यावरण जागरूकता को जगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा संचालित पर्यावरण दिवस दुनिया का सबसे बड़ा वार्षिक आयोजन है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है। विश्व पर्यावरण दिवस की संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बढ़ावा दिया जाता है और 2021 के लिए पाकिस्तान विश्व पर्यावरण दिवस की मेज़बानी करेगा। 2020 में कोलंबिया में 2020 का मेज़बानी कौन किया था? कोलंबिया ने किया था। विश्व पर्यावरण दिवस को पर्यावरण दिवस के रूप में ही जाना जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 21 का थीम है इकोसिस्टम रिस्टोरेशन कई रूप ले सकता है, जैसे पेड़ उगना, शहर को हरा भरा करना, बगीचे को फिर से बनाना, आहार बदलना या नदियों और तटों की सफाई करना। यह वह पीढ़ी है जो प्रकृति के साथ शांति बना सकती है। अब है कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम जो है जैविक विविधता था। 21 का क्या था? इकोसिस्टम रिस्टोरेशन और 20 का था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार यह एक ऐसी चिंता है जो तत्काल और अस्तित्व दोनों है। जैव विविधता जमीन और पानी के नीचे सभी जीवन का समर्थन करती है, या हम कह सकते हैं कि यह वह नींव है जो इस सब का समर्थन करती है। मानव स्वास्थ्य का हर पहलू इससे प्रभावित होता है। यह स्वच्छ हवा, पानी, भोजन आदि प्रदान करती है और दवाओं इत्यादि का भी स्रोत है। चलिए, अब जो है वनों की कटाई, वन्य जीवों के आवास पर अतिक्रमण, गहन कृषि और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के त्वरण जैसे मानवीय कार्यों ने प्रकृति को नुकसान पहुंचाया और इसे अपनी सीमा से परे धकेल दिया है। और है संयुक्त राष्ट्र के अनुसार हर साल मानव जो प्रकृति से ले रहा है उसे पूरा करने में 1.6 पृथ्वी लेगी। यदि यह जारी रहा तो यह विशाल जैव विविधता हानि का कारण बन सकती है, जो कि खाद्य और स्वास्थ्य प्रणालियों के नुकसान के परिणाम स्वरूप मानवता के लिए गंभीर प्रभाव पड़ेगा। चलिए, तो ये 21 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, 20 में बायोडाइवर्सिटी। अब और जान लीजिए 19 और 18 का। 19 का जो थीम था वो क्या था? एयर पोल्यूशन। तो वायु प्रदूषण दिन ब दिन तो बढ़ता ही जा रहा है। इसे नियंत्रित करना जटिल हो रहा है, लेकिन कुछ भी असंभव नहीं है। हमें इसका मुकाबला करने के लिए एक साथ आना चाहिए और इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को समझना आवश्यक है। यह हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए कैसे प्रभावित करता है,
यह हमारे चारों ओर की हवा को बेहतर बनाने की दिशा में भी कदम उठाता है। हम सांस को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हम जिस हवा में सांस लेते हैं उसकी गुणवत्ता में सुधार के लिए कुछ कार्य कर सकते हैं। दुनिया भर में लगभग 92% लोग स्वच्छ हवा में सांस नहीं लेते हैं। और 18 का थीम जो इसमें प्रश्न में पूछा है वो उसको भी यहाँ रखे हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 2018 का थीम जो है ना बीट प्लास्टिक प्रदूषण था। मतलब अब आइए हम जानते हैं कि प्लास्टिक का पुनः उपयोग करना संभव नहीं है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, इसलिए इसका उपयोग न करना बेहतर है। प्लास्टिक में कई रसायन होते हैं जो विषाक्त या हार्मोन्स को बाधित करते हैं। इसका स्लोगन था इफ़ यू कांट रीयूज इट रिफ्यूज इट। अगर आप इसको फिर पुनः प्रयोग नहीं कर सकते हैं तो इसका त्याग करें। मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।